मोहब्बत का है जुनून, किसी को अदावत का है जुनून, कोई मुफलिसी का मारा हुआ, किसी को दौलत का है जुनून। जुनून 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 जुनून। न जाने ये कैसी है दीवानगी कि कांधे पे लादे हुए जिंदगी, भटकता हूँ मैं बेसबब बेनिशान, मेरे साथ है मेरी आवारगी। कहाँ दिल जले को सुकून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए, जुनून के लिए बस जुनून चाहिए। जुनून 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 जुनून। बहुत देर हुई, ड्राइवर अभी तक नहीं लौटा। इसीलिए तो कहती हूँ लाला जी भी उसके साथ ही आ रहे होंगे। नहीं सीमा, मैं समझता हूँ लाला जी अब नहीं आएंगे। वो तो कह रहे थे कि ये सारा बोझ मुझे खुद ढोना होगा। लो, लगता है वो आ गए। खुश रहो। लाला जी, आपके आने से मुझ में नई जान आ गई। अब सारे मसले हल हो जाएंगे। कैसी हो सीमा बेटी? आपके आशीर्वाद से ठीक हूँ लाला जी। आइए। आओ। आइए लाला जी। बैठिए लाला जी। तो एक बार फिर तुमने मेरे दिल में पहले जैसी हलचल पैदा कर ही दी। बड़े निर्दयी हो तुम आदित्य। लाला जी, सीमा से पूछिए किस मुसीबत में गिरफ्तार होकर बैठा हूं। निकलने का रास्ता नहीं मिला, तभी आपकी शरण ली मैंने। अभी इतना लंबा सफर करके आए हैं और तुम शुरू हो गए। कहिए ना लाला जी, आप क्या लेंगे? आज दिन क्या है बेटे? मंगलवार है। आज के दिन तो मैं उस समय भी कुछ नहीं खाता था बेटा, जब मैं संसारी था। तो फिर आज आप आराम कीजिए, कल बात करते हैं। सीमा बेटे, आदित्य को 2 मिनट तो दो, ताकि वो अपने मन का बोझ हल्का कर सके। सब कुछ तो चिट्ठी में लिख दिया था लाला जी। दरअसल आज के जमाने में शराफत नहीं चलती, गुनाह है सीधा साफ और शरीफ होना। बहुत कोशिश की कि मैं भी जमाने के साथ चलना सीखूं, लेकिन नहीं सीख पाया। आपका शिष्य जो ठहरा। तो वो अभी भी बाज नहीं आया। तुम एक काम करो बेटे, उन सभी यूनियन लीडर्स को यहां बुला लो। उनमें से ज्यादातर तो पुराने ही लोग होंगे ना? अरे हाँ, वो रामनिवास अभी भी है? जी हाँ। क्या वो भी हड़ताल पर है? सभी पुराने लोग हैं लाला जी। क्या करेंगे बेचारे? अगर उन गुंडों के साथ नहीं मिलेंगे तो मार डालेंगे उनके बच्चों को, उनकी बीवियों को। ये सच्चाई परखने की तुम्हारी काबिलियत ही तुम्हारी जीत है आदित्य। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम उन सब लोगों को बुला लो, मैं उनसे बात कर लूंगा। लाला जी, थोड़े से फल तो लीजिए ना। नहीं बेटे, आज मैं निराहार ही रहता हूं। अच्छा, अब मेरे विश्राम का वक्त है। ठीक है लाला जी, इस सिलसिले में हम कल ही बात करेंगे। अब बात क्या करनी है बेटे? तुम उन सबको बुला लो, मैं उनसे बात कर लूंगा, और उनसे कहना कि मैं सिर्फ एक ही दिन के लिए आया हूं। अच्छा जी, बहुत अच्छा। धन्य हो प्रभु, जीवन सफल हो गया आपके दर्शन करके। आशीर्वाद दीजिए कि मेरी नैया भी किनारे लग जाए। वो तो उस वक्त लगेगी जब तुम छल कपट करना छोड़ दोगे मनमोहन, छोड़ दोगे। अबे ओ लाले, फिर वापस आ गया धनराज खानदान पे अपनी मक्कारी का जाल फैलाने के लिए।
अरे कुत्ते! आ गए आप लाला जी, आइए आइए। बेटे बाहर तुम्हारा चाचा मिला था, मनमोहन चाचा। मुझे देखते ही वापस चला गया, पता नहीं क्यों। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहां पर आने की? वो तो आजकल सुमेर राजवंश की जूठन चाट रहा। अरे हाँ, याद आया। वो तो उनके यहां मुलाजिम हो गया था ना, लेकिन वो यहां क्या करने आया था? वो आजकल हमारे घर की प्राइवेसी के पर्दे फाड़ने के काम की निगरानी कर रहा है लाला जी। मैं समझा नहीं बेटे। वो हमारे इर्द गिर्द जो मकान बन रहे हैं, वो कमीना उसी का सुपरविजन कर रहा है। अच्छा, तो लेकिन वो मुझे देख के भाग क्यों गया? आपके आने की खबर अपने आका को नहीं देगा वो? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मनमोहन जी आपका अंदर इंतजार कर रहे हैं। मेरे आने से पहले दरवाजा मत खोला करो। सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आप साइट पे नहीं गए? नहीं गया था, लेकिन कुछ घटना ही ऐसी घटी कि उल्टे पांव वापस आना पड़ा। खैर ये सब छोड़िए, बताइए क्या हुआ। सर मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो एक गेरवे वस्त्र पहने सफेद दाढ़ी वाला साधु आते देखा। ओफ मनमोहन जी, आप आज नहीं आएंगे तो लफ्जों में कहिए, हुआ क्या? हुजूर वो लौट आया है। कौन? वो कमीना मेरी जान का दुश्मन लाला जगदीश प्रकाश। जरूर आदित्य ने उसे बुलवाया होगा। आप उससे होशियार रहिएगा राजा साहब। वो ऐसी चालें चलता है कि उनसे कोई बच नहीं सकता। जहरीला सांप है वो राजा साहब। फन उठाने से पहले केशव कलसी से कह के उसे मरवा दीजिए। आप जाइए और अपना काम कीजिए। हमारे मामलों में ज्यादा दखल देने की जरूरत नहीं है आपको। जाइए। ठीक है। जब मनमोहन के ऊपर अपनों ने शक करना नहीं छोड़ा तो दूसरों का क्या कसूर? इसका एक एक लफ्ज के साहब ने अच्छी तरह से पढ़ा, बल्कि पहले ड्राफ्ट में उन्होंने कुछ तब्दीलियां भी की थी, इसीलिए सारा नए सिरे से टाइप करवाना पड़ा। सब कुछ तो आया है, लेकिन वो टॉर्चर जो उसने मुझ पर 2 बार हाथ उठाकर किया, जो उसने मुझे पीटा, उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया है? जी किया गया है, वो आखिरी पैराग्राफ में है, लेकिन उसके लिए भी तो कोई सबूत देना होगा। देंगे, सबूत भी देंगे जुच्छी साहब। मैं वो इल्जाम साबित करने के लिए अपनी पीठ को लहू लुहान कर दूंगी। मैं तलाक चाहती हूं किसी भी सूरत में। इसके लिए आपकी जो भी फीस होगी वो मैं दूंगी। नहीं नहीं, उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। के साहब ने सब तय कर लिया। ये मेरे डिवोर्स का केस है, इसे मैं लड़ रही हूं। इस पर जो भी लागत आएगी मैं खर्च करूंगी, कोई और नहीं। समझे आप जुच्छी साहब? जी हाँ मैडम, जैसा आप मुनासिब समझे। एक तकलीफ कीजिए, आप यहाँ और यहाँ अपने पूरे सिग्नेचर कीजिए और उसके बाद हर पेज पर भी। नहीं भाई नहीं। अरे धनराज जी खुद होते तो आमने सामने कोनो बात भी होती। न जाने कौन ही साधु का बेच दिया है हम पर जादू करेगा वास्ते। नीचे बैठो महाजन, तुम नहीं जानते तुम किन से बात कर रहे हो। ये फैक्ट्रियां इन्हीं के कंधों पर एक मामूली से वर्कशॉप से उठकर यहाँ तक पहुंची हैं। नीचे बैठ जाओ। इन फैक्ट्रियों में बस तुम्हारी यूनियन का राज नहीं चलता। बोलने दीजिए मधुकर बाबू, बोलने दीजिए। जवान खून है, थोड़ा तो जोश मारेगा ही। सुनो बेटे, मैंने आदित्य धनराज को यहां इसलिए नहीं बुलाया ताकि तुम लोग बिना किसी रू रियायत के खुलकर बात कर सको।
एक बात पूछ सकते हैं? आपकी इन फैक्ट्री में क्या दिलचस्पी है? आप तो पूजा पाठ करे वाले साधु के वस्त्र पहने हैं, फिर आप इन मामले में काहे पड़ रहे हैं? तुम लोग क्या समझते हो कि मैं आदित्य धनराज को इस भंवर से निकालने के लिए यहां आया हूं? नहीं, मैं तुम लोगों के लिए यहां आया हूं। सैकड़ों मजदूरों के भविष्य को बचाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए मैं यहां आया हूं, क्योंकि तुम में से ज्यादातर मजदूर और कारीगर वो लोग हैं जिनके साथ सारी जिंदगी मैंने मेहनत की है, या फिर वो जो उन मजदूरों की औलाद हैं जो मेरे साथ काम किया करते थे। नहीं तो एक बार ये संसार छोड़ने के बाद मैं दोबारा यहां क्यों आता मेरे बच्चे? ये महाजन इन बारीकियों को क्या समझेगा लाला जी? अगर इसके पिताजी जिंदा होते तो वो इसे समझाते। तुमको मालूम है मधुकर बाबू, हमार बाप कौन हालत में मरा? अरे जब वो मरा तो उसके सर पर आपन छप्पर तक नहीं था। सारी जिंदगी इन लोगों की गुलामी करके क्या मिला उसको? तुम्हारे बाप ने जो भी कुछ कमाया वो शराब में उड़ा दिया, इसमें किसी का क्या कसूर है? देखिए, आप अपनी जबान संभाल के बात करिए। ये समय लड़ने झगड़ने का नहीं है। अगर तुम लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहोगे तो किसी से अपने हक के लिए क्या लड़ोगे? अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम लोग इन फैक्ट्रियों से उसी तरह से जुड़े हुए हो जिस तरह से एक किसान अपनी जमीन से जुड़ा होता है। अगर किसान हल नहीं जोतेगा तो वो खाएगा क्या? ये भाषण हमने बहुत सुने हैं साधु महाराज, आप तो काम का बात करिए। काम की बात ही तो कर रहा हूं। आदित्य धनराज ने अपनी मेहनत से इतना कमा लिया है बेटे कि उसकी 7 पुश्तें भी बिना कुछ किए सारी जिंदगी काट सकती हैं। और अगर उसने तंग आकर इन सारी फैक्ट्रियों को बंद कर दिया तो इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों का क्या होगा? तुमने सोचा है? हम भूखों नहीं मर जाएंगे। हाँ हाँ, हमें और हमारे बच्चों को खिलाने आएंगे जिनके शोर पर तुम नाच रहे हो। कौन? अरे वही लोग जो रातों रात लाउड स्पीकर लगाने आए थे। वो सब हमने आपको बता के करवाया था। देखो, अब तुम हमें खरी खरी सुनाने पर मजबूर ना करो। क्यों सैकड़ों घरों के जलते चूल्हों पे पानी डालने पर तुले हो? कोई तुम्हारे चूल्हों पर पानी नहीं डाल सकेगा अगर चौकन्ने रहोगे तो। सोचो, समझो, ये कारखाने उतने ही तुम्हारे हैं जितने के आदित्य धनराज के। ये सब कहे का बात है साधु महाराज। आप लोगों से बात करने से पहले मैंने इस मसले पर आदित्य धनराज से एक लंबी बातचीत की है, और वो भी यही कहते हैं कि वो आप लोगों को मैनेजमेंट में शामिल करेंगे। ईमानी बात तो ये है लाला जी, उन्होंने हमें कभी किसी जायज मांग पर तरखाया नहीं, बल्कि उसे फौरन पूरा किया। ये सब कुछ मुझे मालूम है, और अगर आप लोग भी इस बात को मानते हैं तो फिर झगड़ा किस बात का है? झगड़ा तो होगा साधु महाराज, और ये झगड़ा जब तक होगा जब तक कि इन कारखानों में हमारी नहीं सुनी जाएगी, तब तक ये झगड़ा चलता रहेगा। नहीं, ये झगड़ा तब तक चलता रहेगा जब तक तुम और तुम्हारे उकसाने वाले चाहेंगे। हाँ। अरे तुम सब इन सरमाएदारों के हाथों बिक चुके हो। अरे ये साधु हमको छलने के वास्ते यहाँ पर आया है। बैठो बैठो यहीं का चरणों में। अब कोई इसकी बातों में नहीं आएगा, हम कल ही से काम पर आएंगे, ये बात तय है। अरे भाई, लेकिन उससे पहले अपनी मांगों को आदित्य धनराज से लिखवा कर तो ले लो। हमें उन पर पूरा भरोसा है लाला जी। तो फिर ठीक है। मैंने कहा था ना राजा साहब कि ये लाले की औलाद बहरूपिया वापस आ गया, कोई ना कोई कारनामा जरूर कर दिखाएगा। अब देखिए, अभी आया है नहीं कि अच्छी भली चलती हुई हड़ताल को बंद करवा दिया। क्योंकि आप गलत यूनियन लीडर्स को केके के पास ले गए थे। अब आप मेरा दिमाग मत चाटिए और यहां से जाइए। चाहता हूं, लेकिन जाने से पहले यह जरूर कहूंगा कि आपका केशव कलसी लाले का मुकाबला नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो क्या आप उसका मुकाबला कर सकते हैं? उसी लाले ने आपको सड़क पर फेंकवा दिया, तो आपने उसका क्या कर लिया? मेरी समझ में नहीं आता है कि आप अपनी ड्यूटी छोड़कर बार बार मेरे पास क्यों आ जाते हैं? वो क्या है राजा साहब कि जब आदित्य का पलड़ा भारी होता देखता हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता। मैं स्टोर में ही ठीक था, कम से कम स्टोर में रहने से ये तो था कि धनराज वेला में क्या हो रहा है उसका पता नहीं चलता। ठीक है, कल से आप स्टोर में बोरियों का हिसाब रखेंगे। राजा साहब, आपने मेरा कल्याण कर दिया, भगवान आपका कल्याण करे। अब आप मेरा पिंड छोड़ेंगे या नहीं? नहीं, छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। जा रहा हूं, अब आप देखिए मैं जा रहा हूं। पता नहीं इस पागल से कब पीछा छूटेगा।
केके साहब, मैं सुमेर राजवंश बोल रहा हूं। हड़ताल टूट गई इसलिए आप परेशान हैं राजा साहब? हाँ केके साहब, आपके आदमी ढीले पड़ गए और उस रईसजादे की मशीनें फिर से चलने लगी। फिर बंद हो जाएंगी। आप हुक्म कीजिए तो जलकर राख हो जाएंगी। नहीं नहीं, चलने दीजिए उसकी मशीनों को। उसे परेशान करना था सो कर लिया। फिलहाल आप अपना वक्त उसकी फैक्ट्रियों पर जाया मत कीजिएगा, यही कहने के लिए मैंने फोन किया है। नाराज हो गए आप? अरे नहीं नहीं केके साहब, आपसे भला कौन नाराज हो सकता है। मैं वाकई अभी फिर से उसे तंग नहीं करना चाहता। उसे कुछ देर के लिए खुश हो लेने दीजिए, आगे देखेंगे क्या करना है। एनीवे, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। आइंदा इस नाचीज की खिदमत की जरूरत पड़े तो बंदा हाजिर है। गुड बाय। बाय। आप जैसा एक दूसरा चाहिए। छोटा सा नन्हा मुन्ना सा आपके जैसा गबरू जबरू। ओ ऐसी बात है, लेकिन पारो माय डियर, उसको तो बहुत टाइम लग जाएगा आने में। कोई टाइम नहीं लगेगा शिव जी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। इस महीने की पहली तारीख से पहले पहले वो आ जाएगा। देखिए हजारीमल जी, ये करोड़ीमल। अरे यार, ये आपका भ्रम है सोमल जी। ये डॉक्टर, ये क्या घड़ी घड़ी मेरा नाम में से एक 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 जीरो कम करने लगा तू? हाँ, एक पहले लाखमल, फिर हजारीमल, हाँ, फिर 100 मल, अभी क्या 1 दर्जन मल बोलेगा? प्लीज कनेक्ट मी टू धनराज विला। हाँ हाँ, आपने ठीक सुना, आदित्य धनराज से मिलाइए। यस, आदित्य धनराज है। रईसजादे, सुना है कि तुमने किसी बहुत बड़े साधु महात्मा को बुलाया है। अरे हमारी भी मुलाकात करवा उनसे, हमारा भी थोड़ा बहुत कल्याण हो जाए। शट अप। मेरी फैक्ट्री में हड़ताल करवाता है तू देख अब मैं तुझे कैसे धूल में मिलाता हूं। ये सुन के बहुत खुशी हुई मुझे। तुम्हें थोड़ी बहुत मर्दानगी का एहसास तो हुआ, कुछ तो हिम्मत पैदा हुई तुम में। अभी कुछ नहीं हुआ, हिम्मत तो तू अब देखेगा मेरी। ये किस पर अपना गुस्सा उतार रहे हो बेटे? लाला जी, वो सुमेर राजवंश था, आपके बारे में पूछा था। जरूर उस कमीने चाचा ने खबर पहुंचाई होगी। मेरे बारे में पूछ रहा था? जी। मुझसे उसका क्या लेना देना? वैसे आदित्य, मैं हमेशा तुमसे कहता हूं, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। गुस्सा करने से बाजी हार जाता है इंसान। इसलिए जो भी करना है शांति से करो, सोच समझ कर करो। अच्छा बेटे, अब मेरे आश्रम वापस जाने का वक्त हो गया। तुम लोगों से इजाजत लेने आया था। लाला जी, आप हमें फिर छोड़ के जा रहे हैं? बेटे, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, हर पल तुम मेरे साथ हो। हाँ? अब तो आपने देख लिया कि आपको ये संसार नहीं रोक सकता, इसलिए कभी कभी आप खुद आकर हमारी खैर खबर पूछा कीजिए। जरूर आऊंगा, वैशाली से मिलने तो जरूर आऊंगा, लेकिन जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब। जब वो छुट्टियों में आएंगी ना, तो हम खुद उसे मिलने ले आएंगे। अच्छा बेटे, अब मैं चलूं? सीमा, तुमने ड्राइवर को समझा दिया ना? हाँ, वो बाहर इंतजार कर रहा है कोच में। आओ बेटे। आइए। आदित्य, मजदूरों में से ईमानदार और काबिल लोगों को मैनेजमेंट में शामिल करना मत भूलना बेटे, मैंने उनसे वादा किया। हाँ, ये बात तो तय हो गई लाला जी, मैं कल ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलाता हूं। अगर ऐसा करोगे तो आगे चलकर कोई मुश्किल तुम्हें नहीं आएगी। अच्छा बेटे, अच्छा, खुश रहो, खुश रहो। चलता। कैसे हो हरिराम?
काफी अपसेट लग रहे हो। उसने फोन पे ऐसी क्या बात की जिससे तुम इतने परेशान हो गए? मजाक उड़ा रहा था मेरा। कह रहा था कि उसे बड़ी खुशी हुई कि मुझ में मुकाबला करने की हिम्मत तो पैदा हुई। कितनी बार कहा कि उसके 50% से ज्यादा फ्लैट्स जो हमने खरीदे हैं उन्हें अपने लोगों से भरवा दो, उसकी सारी भूख निकल जाएगी। नहीं सीमा, मैं कुछ और सोच रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि अपने तमाम फ्लैट एक एक करके उसी दाम पर बेचूं जिस दाम पर मैंने खरीदे थे, क्योंकि उस वक्त से अभी तक 20% कीमतें बढ़ चुकी हैं और वो अपने नए फ्लैट्स की बुकिंग 25% ज्यादा पे कर रहा है। इस तरह सारे फ्लैट्स की कीमतें गिर जाएंगी और उसके सारे प्लान्स पर पानी फिर जाएगा। लेकिन इसमें हमारा नुकसान भी होगा। ज्यादा से ज्यादा 1%, और वो रकम उस मुकाबले बहुत कम होगी जो उसने हमारी फैक्ट्रियों पे हड़ताल कराने में खर्च की होगी। हिम्मत देखता है मेरी, धनराज खानदान की हिम्मत। Fierce competition among builders. Many companies in the field. अब आएगा मजा। आइए आइए भाटिया साहब, आइए। मैं ना कहता था कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट के मुकाबले की दौड़ एक नया ही मोड़ लेगी। अब देखिए, फ्लैट्स के रेट्स जो ऊपर जा रहे थे अब एकदम से क्रैश हो रहे हैं। अब आएगा मजा। ये आज का अखबार देखा? अरे भाई, तुम इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद भी चुप हो, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे। क्या बात है? लो, ये तो तुम्हारा काम हल्का हो गया और तुम यूं मुंह लटकाए बैठे हो। इल्जामात आपने पढ़े? अरे भाई, तुम इतने बड़े वकील हो फिर भी अनाड़ियों की तरह बात करते हो। भाई, उसे तलाक चाहिए, तलाक। और अपना केस मजबूत करने के लिए उसके वकील से जो कुछ बन पड़ा, उसने वो सच्चे झूठे सब इल्जामात इस नोटिस में शामिल कर दिए। लेकिन उससे ये इल्जामात साबित भी तो करने होंगे। जब तक वो ये इल्जामात साबित नहीं करेगा तो वो ये केस जीत नहीं सकता। आप जुड़े हैं एक ऐसी कहानी के साथ जो दिल को छू जाती है। साथ बनाए रखें। जुनून, 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 जुनून।